ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, जिन भी लोगों ने राजा हरिश्चंद्र ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, जयप्रकाश नारायण, आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, सावित्रीबाई फूले, इन लोगों के किस्से अगर कोर्स की किताबों में या कहीं पर भी पढ़े होंगे तो जरूर ये बात वो जानते होंगे कि इनके साथ इन सब में एक बात कॉमन थी, और वो कॉमन बात थी कि लोग अकेले थे। जयप्रकाश नारायण ने जिस समय बिगुल बजाया था, उस समय की केंद्र सरकार के खिलाफ में, जो बड़ी पावरफुल शक्तिशाली सरकार थी, अकेले थे। बाद में कारवां जुड़ता चला गया। इन सब लोगों के साथ कारवां धीरे धीरे जुड़ा, लेकिन इन्होंने अकेले आवाज उठाई। ज्यादातर देखा जाता है कि अगर आप समाज सुधार के लिए आगे बढ़ते हैं, समाज में किसी प्रकार के सुधार के लिए, परिवर्तन के लिए, अच्छाई का माहौल बनाने के लिए बढ़ते हैं, तो पहले आप सिंगल अकेले होते हैं, धीरे धीरे कारवां बढ़ता जाता है, लोग जुड़ते जाते हैं। शुरू में हो सकता है कुछ लोग आपका साथ ना दें, हो सकता है आपका जो है उपहास उड़ाएं, लेकिन धीरे धीरे आपकी मान्यता स्थापित हो जाए। आज हम लेकर आए हैं आपको किराड़ी विधानसभा में। किराड़ी विधानसभा में इस समय हम मौजूद है जितेंद्र सिंगला नाम के 31 वर्षीय नौजवान के पास में। इस तजुर्बे के विषय में मैं बताना पसंद करूंगा दर्शकों। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो ताजा खबर चैनल आपको नमस्कार करता हूं, धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कि इस व्यक्ति के मन में विचार बहुत सीधा साधा सा कॉमन व्यक्ति हैं, जैसे आमतौर पर लोग बाग होते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं और अपना परिवार बच्चे पालते हैं। इस आदमी के मन में ये अलग जगी, इस मन में ये चेतना जगी कि मैं लोगों के काम आना चाहिए मुझे, और लोगों के पास जो समस्या है वो कहीं ना कहीं दूर होनी चाहिए, चाहे प्रशासनिक स्तर पे या राजनीतिक स्तर पे। इन्होंने अपने स्तर पे प्रयास करे। क्या प्रयास करे, अभी हम इन्हीं के मुंह से जानेंगे। बहुत बेहतर ढंग से इन्होंने किराड़ी विधानसभा क्षेत्र को अपना लक्ष्य और स्थल, कार्यस्थल बनाया, काम करना शुरू करा। जितेंद्र जी, सबसे पहले दर्शकों को मैं चाहूंगा अपना परिचय दें, अपने विषय में बताएं। हमारे बहुत से दर्शक हो सकता है आपको ना जानते हो। सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम जितेंद्र है और किराड़ी विधानसभा के प्रताप इलाके में मेरा जन्म 15 अगस्त 1989 को हुआ, और मैं किराड़ी विधानसभा के प्रताप इलाके में ही पला बड़ा और काम करता आ रहा हूँ। और जो मेरी एजुकेशन है वो 10th तक हो पाई, और लोगों के बीच में जाकर मैं उनकी समस्याएं इसलिए सुनता हूँ, कहीं ना कहीं मैंने भी ये धक्के खाए हैं, ठोकरें देखी हैं, जीवन में दर्द सहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जो मेरे साथ बीता और लोगों के साथ ना बीते। लोग जागरूक नहीं है, लोगों को जागरूक करने वाला एक व्यक्ति लोकल हो, ये हम चाहते हैं। आज जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, आज से अगर यही प्रयास आज से 20-30 साल पहले कर लिए गए होते, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाती, मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता, मेरे अंदर जो कला है उसको निखार कर मैं आगे आ जाता, समाज का भी कल्याण होता, मेरा भी होता। मगर आज के वर्तमान के समय में युवा किस तरफ जा रहे हैं, इससे भली भांति परिचित आप भी हैं, मैं भी हूं, और हमारे देश के लोग भी हैं। अगर हम समाज में अलग नहीं जगाएंगे, समाज में कुछ करने की नहीं सोचेंगे, तो लोगों के काम नहीं आ पाएंगे। लोगों के पास समस्याओं का भंडार है, और वो समस्याओं का भंडार राजनीति से उठकर आया हुआ है। अगर राजनीति के लोगों को हम समस्या नहीं बताएंगे, एड्रेस नहीं कराएंगे, तो सीधी सी बात है, हम अपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर रहे हैं। और जब लोकतंत्र हमें इजाजत देता है, तो हम क्यों ना उसके क्या कहते हैं ढाल बनकर उसको मजबूती दें। क्या क्या समस्याएं आप महसूस करते हैं किराड़ी विधानसभा के किसानों के लिए? अगर मैं गिनाना स्टार्ट करूंगा तो शायद कम पड़ जाए। मुख्य कुछ हाँ, जैसे सबसे मुख्य चीजें हमारे क्षेत्र में, भाई रोड गंदे हैं, हमारे क्षेत्र के कर्मचारी नहीं आते, डेंगू की दवा का छिड़काव नहीं होता, स्ट्रीट लाइट खराब है, क्षेत्र में पास में ही एम्बुलेंस नहीं है, और क्या कहते हैं हमारा CCTV कैमरे जगह नहीं लगे हुए हैं, और पुलिस पेट्रोलिंग क्षेत्र में नहीं होती। लोगों के आधार कार्ड में प्रॉब्लम है, और पहचान पत्र में प्रॉब्लम है, और जनप्रतिनिधि कैंप लगना चाहिए, जागरूकता अभियान लगना चाहिए। लोगों को जनप्रतिनिधि RTI लगाना सिखाएं, और जनप्रतिनिधि दिल्ली सरकार की जो साइट है PGMS, पब्लिक गवर्नेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, इसको लगाना सिखाएं। अगर इसको बताएंगे तो जनता की आधी समस्या वैसे खत्म हो जाएंगी। राजनेताओं ने जनता को सरलीकरण के लिए समस्याओं को नहीं बताया, खत्म करना उनको बताएंगे, तो तभी तो हमारी समस्याएं खत्म होंगी। और क्षेत्र की जनता इतनी अवेयर नहीं है, वो अपने काम धंधों में ही व्यस्त है। क्षेत्र की जनता मूलभूत सुविधाएं चाहती है। भाई के क्या कहते हैं, हमारे क्षेत्र में कूड़े की गाड़ी आ जाए, नाली साफ हो जाए, कर्मचारी आ जाए, पीने का पानी पिया हो जाए। इसके अलावा और भी तो जुड़ते हैं, जो 10वीं 12वीं बच्चे पास आउट हो रहे हैं, उनकी संख्या पहले तो यहाँ के जनप्रतिनिधि बताएं। हर वर्ष 10वीं 12वीं के बच्चे कितने पास आउट होते हैं,
नंबर 1। नंबर 2, उनको क्या कहते हैं आप उनके प्रतिभा के अनुसार उनको मंच दीजिए। कोई क्रिकेट अच्छा खेलना जानता है, कोई चेस अच्छा खेलना जानता है, कोई सिंगिंग अच्छी करता है, कोई डांसिंग करता है, कोई अच्छा कवि है। मेरे ऐसे कई लोगों से मुलाकात हुई है जो 55 साल की उम्र के हैं मगर अच्छी कविता गाते हैं। खिलाड़ी में उनको मंच ही नहीं है। अगर हम आवाज़ उठाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे तो तभी तो पता चलेगा। खिलाड़ी में एक समस्या और मैं आपको बता देता हूँ, हमारी खिलाड़ी में समस्या नेत्रहीन लोग भी रहते हैं, हमारी खिलाड़ी में शारीरिक रूप से असक्षम लोग भी रहते हैं। ये लोग भी रोजगार के लिए जाते हैं। एक शारीरिक रूप से असक्षम राजू नाम का व्यक्ति है जिसकी उम्र 20 साल के करीब है, उसकी आज तक पेंशन नहीं बन पाई। मैं खिलाड़ी शारीरिक रूप से असक्षम है और उसके परिवार में 2 कमाने वाले हैं और 6 लोग खाने वाले हैं और 14,000 रुपये परिवार जीवन यापन कर पाता है और 14,000 रुपये में जीवन यापन करना पड़ता है। और लॉकडाउन में उनके परिवार की स्थिति इससे भी बदतर थी, काम धंधा नहीं था, पिताजी दर्जी हैं। तो हम ये कह रहे हैं किराड़ी में समस्याओं का भंडार है। अभी कुछ दिनों पहले किराड़ी में एक परिवार, आज मैं मिल के आया हूँ, झुलस गया। कमाने वाले 2 हैं, खाने वाले 7 लोग हैं और वो दोनों इंजर्ड हो गए। अब कमाने कौन जाएगा उनके घर? आज नेता के पास गया मैं, नेता से मैंने बोला जो वहाँ के हैं रणजीत चौधरी जी, कि आप उनसे मिल के आइए। तो कह रहे ठीक है हम कल निकाल लेंगे समय। तो किराड़ी में समस्याओं का भंडार है। अगर हम धीरे धीरे लोगों में जन चेतना, जागरूकता और कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को अब सब मिलकर जगाओ, स्लोगन दें, तो हम, मुझे लगता है हम आज कामयाब नहीं हो पाएंगे, आज से 25 साल बाद कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि कोई और तो जितेंद्र युवा समय आएगा जब भगत सिंह के क्या कहते हैं 120 साल बाद मेरे अंदर ये चेतना जगी। कल ही भगत सिंह का जब शहीदी दिवस गया है तो और लोगों के अंदर भी जगेगी। धीरे धीरे चंद परिवर्तन होगा और क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, उनका दायित्व है लोगों के पास जाना, समस्या को एड्रेस करना। संविधान की शपथ खाई है ना, उसको निभाओ भी। गंगा जल अगर हाथ में दे दिया जाए ना, कितने ईमानदारी से काम करें बता नहीं पाएंगे। अगर परिवार का कोई सच्चा राष्ट्र भक्त होगा तो बता देगा गंगा जल की झूठी कसम खा रहा है। तो लोग भी ऐसे हैं कि भाई कसम खा लेते हैं मगर काम करते नहीं है। आत्मा से काम करो, लोग खुश होंगे। अच्छा, पर जितेंद्र जी आप ही क्यों समस्या के समाधान करने के लिए आवाज उठाने का काम आप ही क्यों? ये काम तो निगम का, निगम पार्षद का, विधायक का, लोकसभा एमपी का, इतना बड़ा निगम एमसीडी का जो डिपार्टमेंट बोला हुआ है उसका, प्रशासनिक दफ्तर बोला हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, समस्या को निपटान के लिए ढेर सारे संगठन और ढेर सारे सरकारी प्रशासनिक विभाग तो पहले से ही काम है। सर मैं लोकतंत्र के अंदर आम मतदाता हूँ, मेरा अधिकार है, जहां पर गलत होगा बोलूंगा। अगर आप कहते हैं मैं रुक जाऊं तो बता दीजिए मैं क्यों रुक जाऊं और क्यों ना आवाज उठाऊं। मेरा मतलब कहने का ये है कि इतने सारे लोग तो समस्याओं को दूर करने के लिए सरकारी रूप से तो पहले से ही तय, निगम पार्षद, एमपी, ये कागजों में है सर, धरातल पर सच्चाई अलग है। आप और मैं क्या कहते हैं चलते हैं किराड़ी में, सर्वे करते हैं, विजिट करते हैं, मेरे पास नंबर्स भी हैं। अब तब मैं आपको बताऊंगा कागजों में क्या है और धरातल पर क्या है, सच्चाई अलग है। और इतने विभाग, इतने लोग, इतने जनप्रतिनिधि होते हुए भी शारीरिक रूप से अक्षम और विधवाओं तक को पेंशन नहीं मिल पाती है। नालियां बुरी तरीके से खराब और हुई पड़ी हुई, साफ नहीं होती है। आपका कहना है सड़क और गली इतने बुरी तरीके से टूटे फूटे हैं कि मासूम बच्चे उस पर चल भी नहीं पाते जी। और डिपार्टमेंट इतने बड़े बड़े करेगा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग हैं वो अपने एसी रूम से बाहर तो निकले। पहले कर्मचारी जो उनके सरकारी कागजों में तनख्वाह ले रहे हैं वो घर में बैठे हैं, प्राइवेट वाले पकड़े हुए हैं। मैं आपको वार्ड नंबर 41 का ही हाल बता दूंगा। हमारे क्षेत्र में जो यहाँ पे सरकारी कर्मचारी हैं वो तो कहीं और हैं, उनके नाम पर प्राइवेट वाले आते हैं, उनको अलग से पैसा दिया जाता है। जिस दिन यहाँ पर सीएम की सभा हो या डीसी का दौरा हो या महापौर का दौरा हो या मेयर का दौरा हो तभी ये लोग क्या कहते हैं आते हैं, वैसे कोई नहीं दिखता। जनता तरस्त है, नेताजी मस्त है। और हमारे क्षेत्र में डेंगू की दवाई से कितने पिछले साल मौतें हुई हैं आप आरटीआई लगा के पता कर लीजिएगा, या फिर कोई और आपको विभाग बता देगा, या मैं ही आरटीआई लगा के आपको बता दूंगा, पता चल जाएगा पिछले साल कितने क्या कहते हैं यहाँ पे डेंगू से मौतें हुई हैं। डेंगू की दवाई का छिड़काव होना चाहिए। अब वर्तमान में आ चुका है, कोविड-19 हमारे देश में चल रहा है। वर्तमान में कोविड-19 और डेंगू एक साथ नहीं चल सकता। इस बात से भली परिस्थिति आप भी हैं, मैं भी हूँ, नहीं चल सकता ना, दोनों के क्या कहते हैं रोग अलग है। तो हम यही कह रहे हैं हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उतने सक्षम तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं जितने सक्षम तरीके से उन्होंने संविधान की और ईश्वर की शपथ खाई थी। भाई काम करने की जरूरत, लोग ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप आवाज उठा रहे हैं जनता को जगाने की। जी बिल्कुल, परिवर्तन चाहिए समाज को भी और क्या कहते हैं हमारे आसपास के जो विधानसभा है उनको भी। भाई अगर आज जितेंद्र अलग निकल रहा है उसका रीजन यही है कि मैं तरस हूं इस राजनीति से
मैं त्रस्त हूँ समाज सेवा से। अच्छा जितेंद्र जी, हमने ये सुना कि आप क्रिकेटर भी बहुत अच्छे हैं, गायकार भी बहुत अच्छे हैं और दूसरे किसी फन में भी काफी अच्छे माहिर हैं, उसमें तो आपकी तारीफें मैं सुनता रहा। जनता की मदद करने, जनता को जगाने के लिए जब आप निकले या जब आपने ये शुरुआत करी, तो कैसा जनता का रवैया रहा, क्या रिएक्शंस रहे? तो शुरू में तो मीडिया अनुभव बताएं। हाँ, शुरू में तो यही रहा कि क्या कहते हैं, जब मैं 15 अगस्त का क्या दिन मैंने पहला पोस्टर लगाया था, मुझे आज भी वो लाइन से याद है। उसमें मैंने लिखा था कि भारत माता की जय, भारत माँ की मिट्टी में वो जोश है जो हम सबको क्या कुछ करना चाहिए। तो पूरी लाइन्स मुझे याद नहीं आ रही है, तो वो मैं धीरे धीरे पोस्टर्स लगाता चले गया और लोग सर में उपहास उड़ाते थे, मजाक करते थे, क्या आप आगे कर पाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे, ये सिर्फ आप स्टंट कर रहे हो। मैं ठीक है, मैं साइलेंट तरीके से काम करना पसंद करता हूँ, जो मुझे अच्छा भी लगता है। और मेरे जो काम होते हैं वो होम्योपैथिक दवाई वाले होते हैं, जिनका असर दिखता नहीं है मगर होता जरूर है। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो मैं आपको अब बता देता हूँ, अब बातों से ही बात निकलती है। अभी 6 महीने पहले मैंने एमएलए कप ग्राउंड के अंदर जाके अपनी वीडियो शूट की थी और ये कहा था एमएलए कप ग्राउंड के अंदर ये जो क्या कहते हैं ग्राउंड है, इसमें जब यहाँ से विधायक अनिल झा थे तब वो यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल पाते थे। और उसके बाद जब 2015 के बाद हुआ जाए, अब इसकी पूरे एमएलए कप ग्राउंड की जो दुर्दशा है खराब हो चुकी है। तो मैंने वहाँ की वीडियो शूट की और उसके बाद फिर दुर्गा चौक पे पानी भरा हुआ था, मैंने वहाँ की वीडियो शूट करी। धीरे धीरे करते करते जो मोहल्ला सभा के बोर्ड खराब है उनकी वीडियो शूट की। लोहे के गेट जो चोरी हो गए हैं, दिल्ली सरकार के जो लोहे के गेट लगे, जनता की गाड़ी कमाई के पैसे के लगे जो गेट लगे, उनकी मैंने वीडियो शूट की। सीसीटीवी कैमरा खराब है, चोरियां हो रही हैं, दिल्ली सरकार की सीसीटीवी कैमरा खराब है और चोरियां हो रही है, उनकी वीडियो शूट की। लोगों के ई रिक्शा से बैटरियां चोरी हो गई है, मैंने वीडियो शूट की। धीरे धीरे करते करते मैंने सारी जो लोगों की समस्या थी उनको मैंने सार्वजनिक किया। और उसके बाद अब विधायक जी बोलते हैं किराड़ी संपूर्ण विकास योजना। आज से जब 5 साल पहले जब वो किराड़ी के अंदर थे तब नहीं बोल सकते थे किराड़ी संपूर्ण विकास योजना। जितेंद्र ने जब काम करना स्टार्ट किया है तब बोल रहे हैं किराड़ी संपूर्ण विकास योजना, और उसका कोई डेडलाइन नहीं है, उसकी कोई डिक्लेयर लाइन नहीं है। बस उनके मन में ये है कि यहाँ के पब्लिक जो आंदोलनकारी हैं, जो आंदोलनजीवी हैं, जो थोड़ा बहुत काम करते हैं, तो मैं भी उनको कह देता हूँ किराड़ी संपूर्ण विकास योजना। अगर मैं कह रहा हूँ किराड़ी योजना ही वो लेके बता दें, वो किराड़ी संपूर्ण योजना क्यों बता रहे हैं? यहाँ पे कई ऐसे महिलाएं बता दूंगा जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनको पैसे भी नहीं मिलते हैं। सबको कहा कोई जागरूक नहीं है लोग। दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और आपका रिएक्शन थोड़ा सा जो है वो लगभग बता रहा है कि जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या मतलब बीजेपी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं, कैसे? मैं भारत से बिलोंग करता हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। तो मैं भारत का नागरिक हूँ तो भारत के लिए काम करूंगा। हम पार्टियों में ना घुसकर हम भारत के लोगों के लिए इंटरेस्ट दिखाएं ना। राजनीति आपको काम करना नहीं सिखाती, राजनीति आपको क्या कहते हैं खाना नहीं सिखाती। राजनीति आपस में मत भेद करती है, राजनीति आपस में लड़ाती है। अगर कोई बीजेपी से है, कोई कांग्रेस से है, किसी को बीजेपी की विचारधारा पसंद नहीं है, किसी को कांग्रेस की विचारधारा पसंद नहीं है तो दोनों भारतीय हैं। दोनों के अंदर के जो पॉइंट है वो है तो भारत के लिए। जिस दिन हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम आते हैं 15 अगस्त हो 26 जनवरी, दोनों ही मनाते हैं ना, चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस के हो। तो वो हम ये नहीं कह सकते ना कांग्रेस वाले तुम मत बनाओ, बीजेपी वाले तुम मत बनाओ, दोनों ही बनाओ ना। तो यही मैं कह रहा हूं कि हम भारत के निवासी हैं, अपने अधिकारों को जाने। मेरे अंदर ज्यादा दिमाग है मैं ये नहीं कह रहा, मेरे अंदर ज्यादा प्रतिभा है मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा मुझे कोई पुरस्कार दे दो, मैं ये नहीं कह रहा मुझे कोई नौकरी दे दो। मैं जैसा हूं, जिस हालत में हूं, खुश हूं, लोगों का मुझे प्यार मिलता है, धन्यवाद मिलता है, मैं उनके काम आ पा रहा हूं, समय मेरा व्यस्त है, मुझे खुशी होती है। मगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं आवाज नहीं उठाऊंगा तो 4 लोगों के अंदर मैं कैसे माहौल खड़ा कर पाऊंगा, या जो जनप्रतिनिधि निकम्मे हैं या उनके अंदर नकारापन है, मैं कैसे उसको अवेयर कर पाऊंगा, कैसे उसको जागरूक कर पाऊंगा। मैं किराड़ी का मतदाता हूं, दिल्ली का मतदाता हूं, देश का मतदाता हूं, मुझे बोलने का अधिकार है। अगर देश से लोकतंत्र खत्म हो जाता है तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। किताब का नाम याद नहीं आ पा रहा, लेखक ईश्वर से पूछता है कि मैं ही क्यों इस भीड़ को, इस मोहल्ले को, इस गांव को जगाने के लिए प्रभु उस दूसरे गांव से तुमने मुझे ही क्यों भेजा? मैं भी कभी कभी भी सोचता हूँ। तो ऊपर से ईश्वर की आवाज आती है, फिर कौन, तू नहीं तो कौन? हर कोई ये सवाल पूछ सकता था और तुझे इसलिए भेजा गया कि कोई भी यहाँ पे होता, जगाने का काम तो करना था, तू बेहतर ढंग से कर सकता है। आगे तो बढ़, थोड़ी मुसीबतें आएंगी, मैं बिल्कुल मैं भी यही सोचता हूँ कि लोग आज के जमाने में कहते हैं कि भगत सिंह तो पैदा हो जाए मगर मेरे घर में ना हो जाए, थारे घर में पैदा हो जाए।
और लोग ये कहते हैं चढ़ जा बेटा सूली पे, राम भली करेगा। मतलब तू चढ़ जा सूली पे मेरी समस्या निपटाने के लिए, राम भली करेगा। मैं कहने का मतलब जी, हो सकता है कि आज लोग आपको सही से स्वीकार ना कर पा रहे हो, या आपकी बातों के साथ, आपकी विचारधारा के साथ कदम से कदम ना मिला के चला पा रहा हो। आपसे पहले एक जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने बड़ा आंदोलन कर रहा था। एक स्वामी विनोबा भावे थे, वो डाकुओं को समर्थन करने के लिए कहते थे। जब वो सन 80 के दौर में डाकू हुआ करते थे, मलखान सिंह, गब्बर सिंह, फलाना सिंह, तो वो किसी के पास में अकेले जाते थे और कहते थे गांव वाले के किसी जागीरदार से, भाई तुम्हारे कितने भाई हैं? कि 4 भाई हैं, तुम 5वां मुझे मान लो और अपनी जमीन 5वां भाई समझ के मुझे दे दो। और वो जमीन दान में लेके उस डाकू को दे दिया करते थे कि भाई तुम डाकूगिरी छोड़ दो और ये जमीन ले खेती किसानी। वो अकेला आदमी चला था, वो भी पूछते थे भगवान से कि मैं क्यों? तो भगवान उसने कहा कि मुझे अंदर से आवाज है कि तू थोड़ा रुक के देख क्यों। और बोला फिर मुझे पता चला कि मैं ही कर सकता था ये काम बेहतर, और कोई कर ही नहीं सकता था। बिल्कुल, क्योंकि मेरे को सहानुभूति थी उन डाकुओं से और मैं लोगों से बात कर सकता था जमीन देने के लिए, और कोई मुझे दिखता ही नहीं था। इसलिए ईश्वर ने आपको लोग एक लंबे समय के बाद मुझे पूरा यकीन है कि याद करेंगे आपके अच्छे कामों के जरिए। हो सकता है आज आपको रतन कोई ना दे रहा, आपको माला ना पहना रहा, आपके नाम का पुरस्कार, लेकिन कई सालों के बाद आपका नाम से पार्कों के नाम रखे जाएंगे, एक लाइब्रेरी का नाम रखा जाएगा, एक छोटा पुरस्कार शुरू करा जाएगा कि वीर बच्चों को इनके नाम से। सब ऐसे ही होता है वो बात है। लेकिन चलिए, उसके बावजूद ये चीज मिले ना मिले, मैं आपको ये जरूर बताना पसंद करूंगा निजी तौर पे कि अगर आपके मन में सच में लोगों के लिए अच्छे काम करने की इच्छा है, या आप लोगों के काम आना चाहते हैं, कोई लोग, कोई लालच, कोई पुरस्कार कोई मायने नहीं रखता। आपको उनकी सेवा करने का जज्बा ही आपको बड़ा खुश रखेगा, अंदर से वही आपको बड़ी तृप्ति देता रहेगा। अब हम आ जाते हैं समस्याओं पे। किन किन लोगों की आप अब तक वैसे समस्याएं दूर कर चुके हैं जो आपका धन्यवाद करते हो? सबसे पहले तो जो मुझे याद आ रहा है वो लॉकडाउन की सेवा याद आ रही है। क्या करा? लॉकडाउन के अंदर जब देश को आपदा से खत्म करने के लिए क्या लोगों को जरूरत थी, क्या कहते हैं, लोगों की जरूरत थी, भोजन की जरूरत मैं बताऊंगा, लोगों की जरूरत थी। सबसे पहले वो उनके पास जाकर एक पहले सैनिटाइज दे, पहले जो खौफ था उसको दूर करे, सैनिटाइज तो दे। फिर दूसरा खौफ था मास्क का। ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसका भोजन ना हो, पहले उनको सैनिटाइजर चाहिए था, फिर उनको मास्क चाहिए था, ठीक है, फिर उनको तीसरा उनको हौसला चाहिए था, चौथा उनको जो उनके मकान मालिक हैं वो तंग कर रहे थे किराए के लिए। फिर दिल्ली सरकार की एक एडवाइजरी भी आई थी, नोटिस भी आया था, उसमें विषय में आगे जाऊंगा। तो जब हमने उनके पास गए, हमने उनको सैनिटाइजर दिया पूरे क्षेत्र में, मैं डोर टू डोर खुद स्पेशल गया था। अच्छा, हाँ जी, सैनिटाइजर दिया, पूरे क्षेत्र में मास्क बांटे, और मैंने हमारे यहाँ पे बारात घर है अमन विहार में, वहाँ पे रोज जाके मैंने 100 मास्क महिलाओं को दिए। फिर सरकारी स्कूल में दिए, निठारी स्कूल में दिए, अपने हंसराज में दिए, फिर पीछे नहर पे दिए, हर तरफ गया मैं और दे पाया। और उसके बाद हमने उनको राशन दिया, और हमने सब किसी को 2 किलो दिया, किसी को 3 किलो दिया, किसी को चावल दिए, किसी को अपना चीनी दी, चाय पत्ती दी, रिफाइंड दिया। और मुझे कंट्रीब्यूशन मैं नहीं कर रहा था, लोग को दे रहे थे, कोई 200 रुपये दे रहे थे, कोई 300 रुपये, कोई 100 रुपये। और फिर जब मुझे लगा कि लोगों को सहयोग लेना चाहिए, मुझे किसी ने सहयोग के लिए कहा कि लोगों से भी सहयोग लो, तो मैंने उस बीच में जाके भिक्षा मांगी। तो भिक्षा मैंने मांगी, मुझे ये लगा कि मेरा अपमान होगा, मगर मतलब भिक्षा मांगूंगा तो लोगों में सहानुभूति होगी। किसी ने 100 रुपये दिए, किसी ने 2 रुपये दिए, किसी ने 10 रुपये दिए, मगर आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ किसी ने मना नहीं किया मुझे भिक्षा देने के लिए। और सबने ये कहा लीजिए। और वो पता आपको कितने पैसे इकट्ठे हुए थे? वो 6000 रुपये इकट्ठे कर पाया था मैं सिर्फ मात्र 2 दिन के अंदर। हाँ, 2 दिन में। कारोबार नहीं थे, दुकानें बंद थी। हाँ, उसके बाद घर जो मुझे लोग मिलते थे, दुकानें जो परचून की खुल रही थी, जो डॉक्टर्स की दुकान खोल रही थी, और जो जरूरी दुकान सिलेंडर वाली की दुकान खोल रही थी, हाँ, तो उनसे सब लिए ना, सबने मुझे कुछ कुछ पैसे करके दिए, वो 6000 रुपये इकट्ठे करे। और फिर मैंने बोला किसी को भी चाहिए मेरे पास आओ, उनको मैं दूंगा, मैं 2-2 किलो आटा, चावल। और मैंने सबको कहा कि आपका कुछ भोजन 2 या 3 दिन का तो हो जाएगा, अगर मैं आपको 10 किलो दे दूंगा, जो समाज ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उस पैसे का सही से उपयोग नहीं हो पाएगा। जब हम टैक्स के पैसे सरकार को देते हैं तो हम भी चाहते हैं उसका पैसा सही से उपयोग हो। तो यही हमने जनता से कहा कि भाई आप हमसे थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, बहुत सारे लोग जिम्मेदारी निभा रहे हैं, भाई सरकार में बैठे हुए लोग जनप्रतिनिधि भी निभा रहे हैं, समाज सेवी भी निभा रहे हैं, और कुछ मैं भी निभा रहा हूँ। तो आप लोग में से धैर्य के साथ विश्वास करें, मैं आपका सहयोग करूंगा। बहुत सारी संस्थाएं अवेयर हुई थी, भाईचारा ग्रुप भी है हमारे अमन विहार में, उन्होंने भी लोगों की मदद की। तो लोगों में हम अच्छा मैसेज दे पाए कि देशभक्ति भी हमारे अंदर जिंदा है और जज्बा भी हमारे अंदर जिंदा है। अगर हम कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। और
ये नहीं है कि मैं 2020 के अंदर ही काम कर रहा था, मैं उससे पहले भी 2014-13 के अंदर काम कर चुका हूँ। सार्वजनिक तौर पर लोगों की मैं जो समस्याएं हैं उनको सुनता आ रहा हूँ, जनप्रतिनिधि तक पहुंचाता रहा हूँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम लगाता रहा हूँ, मंच हमेशा देता रहा हूँ। बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं, 43-44 बच्चे आते थे, उनको मैं पुरस्कार देता रहा हूँ। एक कॉपी पेन देता था, मगर बच्चे को जब आपका इनाम मिलता है उसको बहुत खुशी होती है। और मुझे हमेशा से बात रहती थी, मेरे मंच पे कोई आए या ना आए, मगर हमें ये काम करना है। जो बड़े बुजुर्ग बताते हैं, जिनके पास सबसे बड़ी दौलत ज्ञान है, वो एक बात बोलते हैं, जब महात्मा गांधी जी ने मोतिहारी में या बिहार में चंपारण में आंदोलन शुरू किया था, उनके 2 लोग शक्ति थी, एक बच्चा शक्ति, एक बुजुर्ग शक्ति, और उनके मंच पे 2 ही लोग खड़े थे। तो जितेंद्र जी आज पहुंच, भले कोई ना खड़े हो, मगर तुम्हारी बात लोगों में जारी है, जन चेतना जग रही है। वो दांडी आंदोलन अमेरिका की यूनिवर्सिटी तक में पढ़ाया जाता, भीड़ की भीड़, पूरा हिंदुस्तान पीछे चला गया। हाँ, तो वही है कि हम तो करते रहे। मैं कहता हूँ मुझे उन लोग स्वीकार करे या ना करे, मैं अपना मंच लगाऊंगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं कर सकता हूं और अच्छे से कर सकता हूं, उस दिन मैं हो सकता है कई चीज़ों को त्याग कर दूं और सार्वजनिक भी कर दूं। और मुझे लगता है कि मैं जो कर रहा हूं और लोगों तक पहुंच रहा हूं, यही एक सबसे बड़ी हमारी क्या कहते हैं उपलब्धि है कि भाई क्या कहते हैं, लोग हमारे पास फोन आते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं और हम उनको सुनते हैं और जो हो सकता है उनको एडवाइजरी देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उसको शूट आउट देता, मेरे पास तो कोई समाज ने मुझे दायित्व दे नहीं रखा। जब कोई दायित्व देगा देखेंगे क्या कर पाएंगे क्या नहीं। आज लोगों के हौसला बनकर हम काम कर पाते हैं। हजारों लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे, क्या अनुरोध करना चाहेंगे, क्या चेतना जागृत करना चाहेंगे आप लोगों को? सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि मेरे छोटे भाइयों, बड़ों, बुआ, फूफा, नाना, दादी, भाई बहन, कि ये देश हमारा है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास आए उसको अच्छी सलाह दें, और कोई भी व्यक्ति आपके पास आए उसकी मदद एक बार जरूर करें। और आप किसी की मदद करते हैं, वो एक व्यक्ति की नहीं करते, आप समाज की मदद करते हैं। अगर आप उसकी मदद नहीं करते तो समाज को उसका नुकसान होता है। और मैं बचपन से बिना माँ बाप के पला बड़ा हूँ, आगे बढ़ा हूँ, मैंने भी कई ठोकरें खाई हैं। और आप सबसे अनुरोध करता हूँ, आप किसी का सहायता करें, किसी का सहायक बने, किसी की क्या कहते हैं बोझ ना बने। और जब आप कुछ करना चाहोगे तो सब कुछ कर लेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि आप जैसे जय हो फिल्म में एक डायलॉग है कि मैं एक की मदद करता हूं तो तुम 3 लोगों की मदद करना। धन्यवाद करने के बजाय मुझे थैंक्स ना बोले, इसकी बजाय जो मदद मैंने करी ऐसे 3 लोगों की। हाँ, तो वैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं किसी अगर 10 लोगों की मदद करता हूं तो वैसे वो 10 लोग एक लोगों की मदद करें। मेरे की हुई मदद एक व्यक्ति से 10 तक पहुंची, उस 10 के थ्रू 10 वो डायरेक्ट 30 तक हो गई। जब हम एक की करें तो 30 की हो गई ना। तो हम फिल्मी डायलॉग ना बोल के धरातल की चीजों करें और मदद सबकी करें। जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और जब हम अपना मंच लगाते थे, एक बेटी ने कहा, गुड़िया ने, कि भैया आप भी ना जब हमें पुरस्कार दे रहे हो ना, हम भी चाहेंगे कि आप गाना गाओ और मैं भी आपको इनाम देना चाहूंगी। मैं ठीक है। तो मैंने इनाम 1 रुपया और 1 टॉफी, उसने मुझे 1 रुपया और 1 टॉफी दी और भैया गाना गाओ। तो मैंने गाना गाया, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। हम नेता बने या भी समाज सेवक बने या बेटा बने, हम तो भारतीय जरूर बनेंगे और भारतीय हैं, इसके ऊपर हम काम करते रहेंगे। धन्यवाद। दर्शकों, अगर आपके आसपास में भी कोई आजादी का मतवाला या समाज के लिए भला करने के लिए तैयार कोई जुनूनी व्यक्ति है, नीचे लिखे हुए नंबर पे जरूर सूचित करें। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर। आगे भी हम आपको इसी तरीके की रोचक खबरें दिखाते रहेंगे। धन्यवाद जितेंद्र जी, चैनल को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।